नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं रोहित तिवारी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ तकनीकी गड़बड़ी की वजह से वीडियो नहीं मिल पा रहा था आपको या नहीं बन पा रहा था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और जो पिछली वीडियो कुछ उसमें गड़बड़ी हो गई थी या कुछ छूट गया था, उसी को मैं फिर से जो चीज़ें छूटी थी वो इस वीडियो में देने का प्रयास कर रहा हूं। और आपने जो हमारे चैनल पे लाइक सब्सक्राइब किया है उसके लिए बहुत बहुत आभार है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ प्रमुख विशेषताओं पे चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि वो प्रमुख विशेषताएं किस तरह से इस सिंधु घाटी सभ्यता को बाकी उसके समकालीन सभ्यताओं से अलग करती हैं और किस तरह से वो इसे अन्य सभ्यताओं से अलग करते हुए एक बेहतर सभ्यता की ओर ले जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो जैसा कि उस दिन हमने बताया आपको कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था वो उत्तरी इसका सबसे क्षेत्र मांडा जो कि चिनाब नदी के किनारे था। दक्षिणी क्षेत्र जो था वो दायमाबाद था जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, अहमदनगर जिले में पड़ता है। वो प्रवरा नदी के किनारे जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। जो इसका पूर्वी क्षेत्र था वो जो है आलमगीरपुर जो कि मेरठ में पड़ता है और हिंडन नदी के किनारे स्थित था। और इसका जो सबसे पश्चिमी भाग था वो सुत के गंडोर जो कि बलूचिस्तान में स्थित है, वो दास्क नदी के किनारे स्थित था। तो ये एक तरह से त्रिभुजाकार जो है व्यवस्था, ये त्रिभुजाकार जो है इसका एक क्षेत्र बनता है। और इसमें उस दिन हमने बताया भी था कि इसकी लगभग जो है पूरब से जो पश्चिम का जो एरिया था वो लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास, और ये जो था लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास, मतलब उत्तर से दक्षिण का एरिया जो 1400 किलोमीटर के आसपास था। तो ये कुछ छोटे फैक्ट थे। और एक और चीज़ थी कि लगभग जो है 2800 स्थल अब तक जो है वो खोजे जा चुके हैं। और इन 2800 स्थलों में जो सबसे ज़्यादा स्थल मिले हैं भारत में वो गुजरात प्रांत में मिले, गुजरात प्रांत में मिले हैं। तो ये जो थे कुछ छोटे छोटे फैक्ट थे जिनको आप याद रखेंगे। कभी कभी नदियों से और इसके पूर्वी स्थलों से छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं जिसे आप इस मैप के माध्यम से समझ करके याद रख सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं, कुछ सामान्य विशेषताओं पे चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की और उनको हम आज देखने का प्रयास करेंगे। हाँ, यहाँ पे एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि विशेषताओं को हम आज एक सामान्य परिप्रेक्ष्य में ही देखेंगे। अगली वीडियो में जब हम स्थलों पे चर्चा करेंगे तो उस समय उस विशेष व्यवस्था को उस नगर से या फिर उस स्थल से जोड़ करके देखेंगे, जिससे कि हमें और एक बेहतर समझ हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना फिर या फिर जो ओवरऑल हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक कॉन्सेप्ट है वो एक बेहतर तरीके से तैयार हो सके। तो आज हम सामान्य सी सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, जिससे कि आगे जो है हमें पढ़ने और समझने में और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक बेहतर कॉन्सेप्ट बनाने में हमको हेल्प मिले। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो इसकी जो सबसे प्रमुख विशेषता थी वह थी इसका नगर नियोजन। इस सभ्यता का नगर नियोजन, यह इसकी सबसे प्रमुख विशेषता थी। नगर नियोजन की अगर बात कर लें तो हम ये देखते हैं कि उस काल की जितनी भी व्यवस्थाएं थी, जितनी भी व्यवस्थाएं या जितनी भी जो सभ्यताएं थी, वो उनका जो नगर नियोजन था, किसी भी सभ्यता का नगर नियोजन इतना बेहतर नहीं था जितना कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का था। नगर नियोजन की बात करें तो यहाँ पे एक नगर नियोजन में ग्रिड सिस्टम था, ग्रिड प्रणाली, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ग्रिड प्रणाली या ग्रिड सिस्टम जो था वो यहाँ की सभ्यता की एक बहुत बड़ी विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की। ये ग्रिड प्रणाली क्या थी कि जो पूरे नगरों की बसावट थी या जो शहरों की व्यवस्था थी वो वर्गाकार
वर्गाकार या फिर आयताकार जो थे वो भवन हुआ करते थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, सड़कें जो थी वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज थी कि जो नगर जो थे वो दुर्गीकृत हुआ करते थे नगर। और सबसे बड़ी चीज थी कि चारों तरफ उनकी सुरक्षा के लिए प्राचीर भी बनाए जाते थे। तो कहीं कहीं पे सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ ऐसे नगर हैं जो दो भागों में, सामान्यतः तो सभी नगर दो भागों में विभाजित थे, लेकिन कुछ नगर जो है तीन भागों में भी विभाजित थे। जब हम विशेष रूप से स्थलों की चर्चा करेंगे तब हम उनमें यह देखने का प्रयास करेंगे कि कौन से नगर दो भागों में विभाजित थे और कौन से नगर तीन भागों में विभाजित थे। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो नगरों का विभाजन था वो दो भागों में था। एक उच्च भाग था या एक ऊंची भूमि थी, उच्च स्तर, और एक था निम्न स्तर। तो जो उच्च स्तर था उसमें सामान्यतः संभ्रांत या फिर जो भी इस सभ्यता के उच्च कुलीन वर्ग के लोग थे वो रहा करते थे। और निम्न स्तर में सामान्य लोग जो कि आम जनता थी वो रहा करती थी। नगरों के चारों तरफ चारदीवारी की व्यवस्था हुआ करती थी जो कि नगरों को सुरक्षित रखने के लिए अपनी भूमिका निभाते थे। चारदीवारी का मतलब यही रोल था कि नगर जो है वो बाहरी आक्रमणों से या फिर इस तरह के छोटी छोटी चीजों से, जो कि जैसे सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये चारदीवारी भी हुआ करती थी। तो ये इसकी नगर नियोजन व्यवस्था है। इसके बाद जो इसकी दूसरी सबसे प्रमुख विशेषता आती है वो आती है जल निकास प्रणाली, या जो इसकी दूसरी व्यवस्था है वो आती है जल निकास प्रणाली। जल निकास प्रणाली की व्यवस्था, जल निकास प्रणाली की व्यवस्था इस सभ्यता में इतनी बेहतरीन थी कि ऐसी व्यवस्था शायद ही किसी सभ्यता में मिली हो। शायद ऐसी व्यवस्था किसी भी सभ्यता में तत्कालीन, जो कि इसकी जो समकालीन सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता या फिर जो है सुमेरियन सभ्यता या इस तरह की जो भी सभ्यताएं हैं, मिस्र की सभ्यता, उनमें ऐसा सिस्टम नहीं मिला है जल निकास का। तो इसमें जो है नालियां थी, पक्की नालियों का निर्माण था, ठीक है। तो ये नालियां क्या थी, घरों से निकल करके नालियां जो थी वो एक मेन नाली में जाके जुड़ती थी। और सबसे बड़ी खास बात ये थी कि उन नालियों को ढका गया था, जिससे कि वो सारी नालियां जो हैं ढकी होने के कारण, मतलब शहर की सफाई में कहीं कोई दिक्कत ना आए। नालियां ढकी होने के कारण जो है स्वच्छता भी बनी रहती थी और जगह जगह पे उन नालियों में छोटे छोटे होल बनाए गए थे जिससे समय समय पर उनकी सफाई आराम से हो सके। तो ये जो जल निकास प्रणाली थी वो इस काल की, इस सभ्यता की सबसे जो है बेहतरीन व्यवस्थाओं में से एक थी। तीसरी जो व्यवस्था थी कृषि व्यवस्था। कृषि व्यवस्था इसे हम आर्थिक व्यवस्था के रूप में भी समझ सकते हैं। तो कृषि व्यवस्था जो थी वो यहाँ पे उन्नत कृषि व्यवस्था थी, क्योंकि जो तमाम जो है जौ, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मटर, खजूर जैसे जो अनाज थे उनके साक्ष्य जो है हमें यहाँ से मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि कृषि व्यवस्था जो थी वो बेहतरीन थी वहाँ की, और यहाँ पे जो है कृषि होती थी। इसके अलावा जो कालीबंगा है, कालीबंगा, वहाँ से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। हालांकि कालीबंगा जब हम स्थलों पे चर्चा करेंगे तो उस समय हम उसको डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कृषि की जो व्यवस्था थी वो काफ़ी उन्नत थी। इसके अलावा जो है बनावली एक जगह है जहाँ से टेरिकोटा या टेरिकोटा जो है जैसे पक्की जो ईंटों को पका करके या फिर जो मिट्टी को पका करके कुछ सामान बनाए जाते थे, उस पक्की ईंटों के बने हुए सामान को पुरातत्वविदों ने टेरिकोटा नाम दिया। तो टेरिकोटा के हल जो है बनावली वगैरह से खिलौने के रूप में मिले हैं, जो कि कहीं न कहीं इस बात को बताते हैं
कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो थी वो कृषि जो थी वो अपनी उन्नत दशा में थी। ठीक है, कृषि जो है वो अपनी उन्नत दशा में थी। इसके अलावा अगर हम कृषि के साथ साथ जो इसकी प्रमुख दूसरी व्यवस्था थी व्यापार और वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो ग्रामीण और शहरी दोनों सभ्यताओं का सुंदर समन्वय है। तो इसीलिए कृषि प्रणाली के साथ साथ व्यापार प्रणाली भी यहाँ उतनी ही उन्नत थी जितनी की कृषि व्यवस्था थी। तो कृषि व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पे व्यापार और वाणिज्य ये भी जो था वो काफी उन्नत अवस्था में था। व्यापार जो थे वो दो तरह के होते थे, व्यापार जो है दो तरह के होते थे। एक तो आंतरिक व्यापार होते थे, आंतरिक व्यापार होते थे, और दूसरा जो था वो बाहरी व्यापार या फिर विदेशी व्यापार भी होते थे, विदेशी व्यापार भी होते थे। जब हम स्थलों पे चर्चा करेंगे तो इसमें हम बहुत डिटेल में चलेंगे और इन पे विस्तृत चर्चा करेंगे। हालांकि यहाँ पे हम सामान्य सी जानकारी ही दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें जो है वो सारी विशेषताओं को देखना है। तो आंतरिक व्यापार जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता में आंतरिक जो है शहरों से होता था। जैसे कि राजस्थान से ये लोग तांबा मंगा लेते थे। इसके अलावा जो है वो लाजवर्द वगैरह जो थे वो अफगानिस्तान वगैरह से मंगाते थे, माणिक की मणि जैसी चीज़ें जो थे उधर से मंगाते थे। तो इस तरह से हर चीज़ का जो है व्यापार होता रहता था। दूसरी चीज़ जो विदेशी व्यापार है इसके भी हमें साक्ष्य मिले हैं। जैसे कि आपका लोथल से जो डकयार्ड मिला है गुजरात में, वो विदेशी व्यापार को जो है या फिर जो विदेश से व्यापार होता था उससे उस पे जो है ये हमको सूचना देता है या हमको ये बताता है कि यहाँ से विदेशी व्यापार हुआ करता था। तो लोथल जो है ये यहाँ पे गोदीवाड़ा मिला है। डकयार्ड का मतलब ये हो गया कि जैसे लगभग जो है जैसे अगर ये समुद्र है, आपका समुद्र एरिया है, तो लगभग जो है एक चौड़ी सी जगह थी डकयार्ड, जहाँ से ये समुद्र को इस डकयार्ड से जोड़ा जाता था और ये अंदर तक जो है आता था और यहाँ से जहाज जो है इस डकयार्ड से समुद्र तक पहुँचते थे। तो ये लगभग डकयार्ड जो है लोथल से मिला है, जो कि करीब 20 से 25 या 17 से 18 से 20 से 25 मीटर जो है वो चौड़ा है। ठीक है, तो ये समुद्री व्यापार को इंडिकेट करता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे मेसोपोटामिया वगैरह में कुछ जो है मेलुहा जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है, दिलमुन जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता के विदेशी व्यापार को इंगित करता है। इसके अलावा जो है ये व्यापार करते कैसे थे, तो यहाँ पे कोई जो है मुद्रा जैसी कोई स्थिति नहीं मिली है। ये लोग वस्तु का व्यापार विनिमय के माध्यम से करते थे। इसके अलावा इस काल के लोग जो है बाट माप के बारे में भी जानते थे। बाट माप के भी बड़े जो है वहाँ पे सुंदर सुंदर उदाहरण मिले हैं, बाट माप के भी कुछ चीज़ें मिली हैं जिसके आधार पे ये लोग वस्तुओं का विनिमय और व्यापार करते थे। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में उद्योग धंधे भी परिचित थे। अनेक उद्योग भी जो है इस कालखंड में परिचित थे। उद्योगों से भी ये भली प्रकार से परिचित थे। उद्योग धंधे कैसे थे इस काल में? उद्योग भी जैसे कि गुड़िया मनके का कारखाना जो है चंदूदड़ों में मिला है। गुड़िया मनके का जो मनकों का जो कारखाना मिला है, मनकों का कारखाना, ये जो है आपका चंदूदड़ों से मिला है।
चन्हूदड़ों से गुड़िया और मनकों का कारखाना मिला है। इसके अलावा ये लोग बर्तन बनाते थे, सुंदर मूर्तियां बनाते थे, ठीक है। और इसके अलावा ये लोग मृदभांडों का भी प्रयोग करते थे। तो ये जो थे ये कुछ उद्योग धंधे थे। ऐसा माना गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जो है कपास की जानकारी सबसे पहले मिली, क्योंकि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को सिंडन, जो कपास का एक नाम है सिंडन, वो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता से ही निकला है। तो ऐसा ये माना गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही सबसे पहले कपास का उपयोग करके वस्त्रों को बनाया। तो यहाँ पे वस्त्र उद्योग का भी एक बेहतरीन नमूना आपको यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के उद्योग से प्राप्त होता है। दूसरी चीज है कि अन्य उद्योगों में ये जो है दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी बनाते, जैसे चूड़ियां बनाते थे, सेलखड़ी के बाट माप मिले हैं, ये सब चीजें मिली हैं, जिससे ये इंगित होता है कि ये उद्योग जो थे सिंधु घाटी सभ्यता में वो काफी बेहतर अवस्था में थे और इसमें जो है अनेक शिल्प और कारीगर वर्ग के लोग लगे हुए। तो ये तो एक सामान्य जानकारी हो गई उद्योग धंधे की और व्यापार वाणिज्य की। अब थोड़ा सा हम सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन पे चर्चा कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अगर सामाजिक जीवन की बात करें, सामाजिक जीवन की अगर हम बात, सामाजिक जीवन में यहाँ के लोग जो थे, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, इसमें वर्ग विभाजन की जैसी कोई बात तो हमें पता नहीं चलती है। समाज में जो थे वो समाज के बारे में हम ये कहें कि समाज में वर्ग विभाजन जैसी कोई चीज़ नहीं थी। समाज में व्यापारी वर्ग थे, ऐसा माना जाता है कि व्यापारी वर्ग के लोग या फिर पुरोहित वर्ग के लोग इसकी व्यवस्था को देखते थे या इसकी व्यवस्था को चलाते थे। इसके अलावा सामान्य लोग भी थे, कारीगर वगैरह थे, शिल्पी वगैरह लोग थे, कृषक थे, श्रमिक थे, ये सभी वर्ग जो थे वो रहते थे और सबका जो जीवन यापन था वो एक बेहतर तरीके से चल रहा था। सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन बहुत अच्छा था। यहाँ के लोग आभूषणों का उपयोग करते थे, जैसा कि खुदाई में अनेक चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जैसे कंघी आभूषणों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, कंघी शीशे जो है दर्पण वगैरह प्राप्त हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ का सामाजिक जीवन या सामाजिक जीवन का स्तर बहुत बेहतर और अच्छा था। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की जो अगली विशेषता है वो राजनीतिक व्यवस्था में अगर देखें हम, राजनीतिक व्यवस्था को देखें अगर, तो यहाँ पे किसी राजतंत्र का हमें कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है। किसी भी राजा कोई राजा का क्षेत्र रहा होगा या फिर राजा कोई था, ऐसी कोई जानकारी हमें तो नहीं मिली है। मतलब खुदाई के आधार पे ये आप निश्चित तौर पे नहीं कर सकते कि यहाँ पे राजतंत्र या ऐसी कोई व्यवस्था थी। हालांकि कुछ ऐसी व्यवस्था थी, व्यापारी वगैरह या फिर जो पुरोहित वर्ग था वो जो भी था, ये रिसर्च का विषय है, लेकिन फिर भी जो थी वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी। तो इसके बाद राजनीतिक जो व्यवस्था थी वो भी सुदृढ़ व्यवस्था थी। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने राजनीतिक जीवन में भी बड़े पारंगत थे। सामाजिक जीवन पे चर्चा करें या सामाजिक व्यवस्था की चर्चा करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो वर्ग या वर्ग विभाजन जैसी कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है। समाज जो था वो हालांकि समृद्ध लोग, व्यापारी लोग, किसान, श्रमिक, मजदूर, इस तरह के स्वरूप में समाज बटा हुआ था, लेकिन किसी राजतंत्रात्मक व्यवस्था या राजशाही का जो प्रभाव है वो यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। हो सकता है
कि जो दुर्ग वगैरह बने थे या जो नगर का सर्वोच्च अधिकारी था वो मेयर जैसी कोई व्यवस्था रही हो। ऐसा देखिए, ऐसा कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। एक जो हमारे जो पुरातत्वविदों ने ऐसा अनुमान लगाया है, उसी आधार पे ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे कोई ऐसा राजतंत्रात्मक व्यवस्था या इस तरह की कोई सत्ता का स्वरूप इसके सामाजिक जीवन में नहीं था। इसके अलावा लोग सामाजिक स्तर पे बात करें तो स्त्री पुरुष अलग अलग तरीके के जो है आभूषण गहने वगैरह पहनते थे, जिसका प्रमाण जो है आपको सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में या हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में जो अलग अलग जगहों से आभूषण वगैरह मिले हैं उनसे हमें इसका प्रमाण जो है प्राप्त होता है। अगर हम राजनैतिक व्यवस्था की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी राजतंत्र या राजा का कोई ऐसा अस्तित्व सामने नहीं आता है। हालांकि विद्वानों पे ये एक रिसर्च का विषय है और इस पे अनेक विद्वानों के अनेक मत हैं। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे व्यापारियों का समूह जो था वो इसको गवर्न करता था। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पुरोहितों का एक वर्ग था जो यहाँ पे शासन करता था और वो सारी व्यवस्था को चलाता था। हालांकि एक और बात है जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है शांति प्रिय थे। इसको हम इस आधार पे कह सकते हैं क्योंकि कहीं भी युद्ध जैसे चीजों का हमें कोई प्रमाण नहीं मिला है या युद्ध की जैसी स्थितियां हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो बड़े शांतिपूर्ण लोग थे। व्यापार वाणिज्य इनका बेहतरीन था ही, जैसा कि हमने चर्चा किया है। तो कुल मिलाकर के एक शांतिप्रिय जो थे और अपने व्यापार और अपने व्यवस्था को, जो अर्थव्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने में ये लोग अपना काम करते थे। इसके अलावा अगर हम इसके धार्मिक जीवन की बात करें, अगर हम इसकी धार्मिक स्थिति की बात करें तो धार्मिक स्थिति में अगर हम देखें तो इससे भी बहुत सारे प्रमाण मिले हैं। धार्मिक मतलब किसी विशेष धर्म का यहाँ पे कोई बहुत बड़ा वो नहीं था। अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास किया है। कुछ लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर जो सत्ता थी वो मातृ सत्तात्मक थी, क्योंकि जो है बहुत अधिक स्त्रियों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा कुछ लोग ये मानते हैं कि लोग प्रकृति की उपासना करते थे। प्राकृतिक यहाँ पे कोई जो है देवी देवता नहीं, प्रकृति की उपासना लोग करते थे। इसके अतिरिक्त जो है कुछ और चीज़ें मिली हैं, जैसे कि मुहर मिली है। एक मुहर पे जो है वो भगवान शिव से उसको रिलेट करने का प्रयास किया गया है कि पशुपति जो है वो बीच में बैठे हुए हैं और उनके चारों तरफ जो है अनेक जो है वो पशु हैं, जो व्याघ्र है, हाथी है, गैंडा है, भैंसा है, ये उनके चारों तरफ जो है परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये शायद शैव परंपरा से भी जो है इसको कुछ लोग जोड़ के देखने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा अनेक जो है मूर्तियां मिली हैं। एक जगह से मूर्ति मिली है जहां से उसके गर्भ से पेड़ निकलता हुआ दिखाई देता है, जो कि ये इस बात को इंगित करता है कि यहाँ के लोग प्रकृति की उपासना करते थे या प्रकृति के उपासक थे। तो कुल मिला जुला करके समाज जो था एक बेहतर तरीके से था। सभी जो है वर्ग जो थे शांति प्रिय ढंग से रहते थे और ये जो धार्मिक स्थिति है वो भी बड़ी बेहतरीन थी। तो ये इसकी धार्मिक स्थिति हो गई। इसके अलावा राजनीतिक स्थिति पे हमने चर्चा की। तो ये एक सामान्य सी जानकारी रही सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं को लेकर के। जैसा कि हमने शुरू में ही चर्चा की थी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता या जो हड़प्पा सभ्यता था उसके विकास क्रम को अगर देखें तो विकास क्रम में इसको हम 3 भागों में विभक्त करके देख रहे थे। 3 भागों में इसे हम मोटे मोटे तौर पे विभक्त करके देख रहे थे। वो 3 कालखंड थे, प्राक हड़प्पा या हड़प्पा के पूर्व की स्थिति। दूसरा था हड़प्पा काल और तीसरा जो था वो उत्तर हड़प्पा काल। तो देखिए, प्राक हड़प्पा काल एक तरह से ग्रामीण
संस्कृतियों का जो था इसमें समावेश था। हड़प्पा काल की जो हड़प्पा कालीन जो व्यवस्था थी, वो जो नगर, वो जो गांव थे, वो विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए नगरों में परिवर्तित हो गए थे। और उत्तर हड़प्पा काल में इन नगरों का पतन आता है, मतलब ये नगर कैसे धीरे समाप्त होकर के फिर से एक ग्रामीण व्यवस्था बन जाती है, तो उसका अध्ययन हम उत्तर हड़प्पा काल में करते हैं। इसमें जो महत्व, इसको हमें बताने का जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि कभी कभी प्राक हड़प्पा काल की कुछ जो है संस्कृतियां हैं जिनको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं कहीं पूछ लिया जाता है। इसके बाद प्राक हड़प्पा काल की, उत्तर हड़प्पा काल की कुछ जो है संस्कृतियां ऐसी हैं जिन पे चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा काल के कुछ स्थलों की हम चर्चा करेंगे और उस चर्चा में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इन संस्कृतियों के या इन छोटी छोटी सभ्यताओं के उन्नतशील होने पर या विकसित होने पर ही हड़प्पा जैसी नगरीय व्यवस्था का अभ्युदय होता है। तो ये जो है, इस पे हम अगली चर्चा प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा हम अगले वीडियो में उसमें हम जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों की चर्चा करेंगे और उस समय इन विशेषताओं को और बेहतर तरीके से उन विशेष स्थलों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे एक तथ्य के साथ साथ एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हड़प्पा सभ्यता पे मजबूत हो आपका, जिससे आप प्री के साथ साथ मेंस में भी आप इस पे एक बेहतर प्रस्तुति दे सकें। ठीक है दोस्तों, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से प्रदान करिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।